हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़े से हमारे हेयर केयर के बारे में है। मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैंने गिन गिन के ऐसे 10 टिप्स निकाले हुए हैं जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है। प्लीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेके आती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से कोई वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने के लिए। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट सनलाइट में जाना। अब आपको पता है कि सनलाइट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर वो सनलाइट 12 से 4 के बीच का हो। देखिए, विटामिन डी का ना सबको ज़रूरत होता है, तो वो जो सुबह सुबह का जो सनरेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन जो सनरेज 11 के बाद होते हैं, 4 से पहले होते हैं, वो जो सनलाइट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसमें जो यूवीबी यूवीए रेज होते हैं वो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा पौधा लेइए जिसको बढ़ने के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन उसको अगर आप फिर से बहुत ज़्यादा सनलाइट दे रहे हैं, दिन भर बाहर रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पौधा ना ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर हम जब सनलाइट पे जाते हैं 11-12 बजे के सनलाइट पे, तभी आपको क्या करना है, एक कैप या फिर हैट या फिर कोई सा स्कार्फ आपको अपने हेयर पे यूज करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो डायरेक्ट सनलाइट है आपके स्कैल्प में ना गिरे। इसीलिए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा सनलाइट आपके स्कैल्प पे गिरेगा तो बहुत जल्दी आपको ग्रे हेयर जैसा प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई देगा, बाल झड़ेगा, थिनिंग हो जाएगा और वो ब्लैक कलर से वो धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट जो होते हैं, बहुत ज्यादा तेज जो सनलाइट होते हैं ना, उससे आपको प्लीज दूर रहना है। तो पॉइंट नंबर 2, वेट हेयर केयर। अब देखो, हम क्या करते हैं, जब हमारे बाल भीगे हुए होते हैं तभी हम लोग कंघी लगा लेते हैं और तभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्कैल्प जब भीगे हुए रहते हैं तब वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हैं। मतलब कि जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। हम एक छोटे से मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। आप नहा के आ गए, नहा धो के फ्रेश होके, आपके जो सिबलिंग है ना, भाई या फिर बहन, उन्होंने आपको एक चाटा दिया यहाँ पे। आपको जितना दर्द होगा, जब आप नहाए नहीं होंगे, ड्राई होगा स्किन, तभी अगर एक चाटा लगा रहे हैं वो, तो इतना दर्द नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि जब हमारा बॉडी, हमारे स्कैल्प, हमारे हेयर ये सब भीगे हुए रहते हैं ना, तब उनमें एक्सटर्नल चीज़ों का इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब आपका हेयर वेट हो, उसमें आपको कंघी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेयर ड्रायर से पूरा दूर रहना है और नेचुरली ना उसको एयर ड्राई होने दीजिए। हेयर ड्रायर यूज नहीं करना है। तो थर्ड नंबर हमारा जो पॉइंट है वो है स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग करना किसे पसंद नहीं है ना। लेकिन हमको प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे बाल ना बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं, तभी हमको प्रॉब्लम होता है। तो इसको क्यों ना पहले से क्योर किया जाए। तो इसीलिए आपको अपने बालों को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो आयरन के रॉड्स होते हैं, बार बार आप कर्ल कर रहे हैं, बार बार आप स्ट्रेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे जाके आपका बाल जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और उसको तब रिकवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बालों का ख्याल जो है आपको पहले से रखना है। कभी कभार अगर आप स्टाइलिंग भी करते हो, तभी भी आपको पहले सेरम या फिर हीट रेजिस्ट करने के लिए जो भी ऑयल, सेरम्स, हेयर स्प्रे वगैरह जो मिल रहे हैं ना, उसको प्लीज अप्लाई करें, फिर जाके आपको कोई भी स्टाइलिंग अपने हेयर पे करना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे 4 नंबर पॉइंट में, जो कि है हमारा शैम्पू हमेशा चेंज करते रहना। अब आप इस छोटे से एग्जांपल से समझो कि आपको एक जॉब मिल गया, ठीक है, और आपको हमेशा 10-15 दिन, 1-2 महीने में यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। कभी आप शिमला में होते हो, कभी कन्याकुमारी में, कभी कश्मीर में, कभी राजस्थान में। ऐसे अगर आपका जो लोकेशन है वो चेंज किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि आप एक जगह पे अच्छे से सेटल हो पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे ही
शैम्पूज अगर हम बार बार चेंज करते रहते हैं तो हमारे बाल भी उस चीज को झेल नहीं पाते। जैसे कि आपको पता है कि शैम्पू डिफरेंट होने से उनका जो इंग्रेडिएंट्स भी है वो भी डिफरेंट हो जाता है। कोई शैम्पू डैंड्रफ के लिए होता है, तो कोई शैम्पू स्कैल्प के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए होता है, कोई शैम्पू हेयर फॉल के लिए होता है, तो कोई शैम्पू बाल के जो ड्राइनेस होता है ना उसके लिए होता है। तो आपको पता है कि हर एक शैम्पू अलग होते हैं। तो ऐसे ही हर एक शैम्पू अगर बार बार हम लोग ट्राई करते रहेंगे तो हमारे जो बाल हैं वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स आ जाएगा और बेजान से लगने लगेंगे। तो इसीलिए आपको एक शैम्पू चूज करना है जिसमें SLC, SLS ये सब ना हो, पैराबेन फ्री हो, और एक शैम्पू चूज करने के बाद उसके साथ एटलीस्ट 1 से 2 ईयर तो स्टिक करना ही करना है। तो हमारा 5 नंबर पॉइंट जो है हमारे स्प्लिट एंड्स के लिए है। अब देखो, बाल लंबा करना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जितने भी बाल बढ़ते जाएंगे ना उतना वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1-2 महीने में हमेशा आपको थोड़ा सा, इतना सा तो एटलीस्ट अपने आप से ट्रिम कर लेना है या फिर कट कर लेना है। इतना अगर आप कट कर लेते हो तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं ना वो और नहीं होंगे। तो हमारा 6 नंबर पॉइंट जो है वो है हेयर ऑयलिंग के बारे में। और हेयर ऑयलिंग ऐसा एक चीज़ है जिसको थोड़ा सा हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा बाल चिपकू लेके कौन घूमेगा। तो ऐसे ही हेयर ऑयलिंग को अगर हम नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम हमारे 50 से 60% बाल जो है वो खो दें, क्योंकि बस हेयर ऑयलिंग से ही हमारे जितने भी बाल झड़ रहे हैं ना 60 से 70% हम उसमें रोक लगा सकते हैं, जस्ट हेयर ऑयलिंग करके। कैन यू इवन इमेजिन कि हेयर ऑयलिंग में कितना ज्यादा पावर है। अगर आप हेयर ऑयलिंग रेगुलर भी ना कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो हमेशा एक वीक में करना ही चाहिए आपको। अगर 2 to 3 टाइम्स भी नहीं कर रहे हो तो भी हेयर वॉश करने से 5-6 घंटे पहले तो आपको प्लीज हेयर ऑयलिंग करना ही करना है। मैं हमेशा नारियल के तेल से हेयर ऑयलिंग करना पसंद करती हूँ। आपका जो भी फेवरेट ऑयल होगा उसको लेके आपको थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लेना है और उसको अच्छे से स्कैल्प में लगा लेना है। 5 से 6 घंटों के बाद अपना हेयर जो है ना वो आप वॉश कर सकते हो। तो हमारा 7 नंबर पॉइंट जो है हेयर वॉश से रिलेटेड है। अब आप पूछोगे कि हेयर वॉश कितने टाइम में करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए एक्चुअली, तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्कैल्प ना बहुत ज़्यादा ऑयली कितने दिनों में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेल कितने दिनों में हो जाते हैं। अगर आप बाहर घूम रहे हो, बाहर ही आपका काम रहता है, खेल कूद वगैरह होता रहता है, तो चांसेस है कि आपके जो स्कैल्प है वो बहुत जल्दी ऑयली हो जाते होंगे। तो हर एक ऑल्टरनेटिव डे में आप जो है वो हेयर वॉश कर सकते हो। और अगर आप घर पे रहते हो और ज़्यादा धूल मिट्टी के साथ अपना स्कैल्प जो है वो एक्सपोज नहीं होता है, तो आप हर एक 3 या फिर 4 दिन में अपना जो हेयर वॉश कर सकते हो। और आजकल के सावर वाले ज़माने में ना ऐसे ही सावर हेड होता है, तो हम लोग उसके नीचे जाके हेयर वॉश कर लेते हैं खड़े खड़े होके। लेकिन अगर आप अपना हेयर वॉश ऐसे अपने बालों को उल्टा करके अगर करोगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से हमारे जो रूट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ट्राई कीजिएगा कि आपका जो बाल है ना वो उल्टा करके आप हेयर वॉश करो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 8 नंबर पॉइंट है। तो ये पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो पोनी टेल्स होते हैं वो कितने हाई होते हैं, वैसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, जब हम पोनी टेल करते हैं हमारा ये जो आगे का जो जितने भी बाल होते हैं बहुत ज़्यादा हम टाइटली लेके यहाँ पे पोनी टेल करते हैं। तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे 1-2 साल 3 साल के बाद कि यहाँ पे जितने भी बाल आप बहुत ज़्यादा टाइटली लेके पोनीटेल करते थे वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो वो जो हेयर स्टाइल है ना वो बालों को पूरा खींच के बनाया जाता है, और बालों को अगर आप ऐसे खींच के रखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और वीक होने की वजह से वो सारे बाल धीरे धीरे झड़ जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल ब्रेड बना लो या फिर थोड़ा सा क्लच कर लो या फिर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल करो जिससे कि आपका ध्यान बार बार अपने बालों पे ना जा रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइट महसूस ना हो, अनकंफर्ट महसूस ना हो। तो हमारा 9 नंबर पॉइंट जिसके बारे में है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 9 नंबर पॉइंट है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आप बोलोगे कि ये इतना ईजी नहीं है, ऑफिस में जाके वहाँ भी ताना सुनने पड़ते हैं, खिच खिच सुनना पड़ता है, घर पे भी आके खिच खिच सुनना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं, तो हम स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं? अगर हम ट्राई नहीं करेंगे स्ट्रेस थोड़ा कम लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे जाके आपका जो 50 to 60% बाल वो झड़ जाएंगे। एकदम से स्टेप नहीं लेना है कि आज से तो स्ट्रेस लेना पूरा बंद, ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन बंद करोगे दूसरा दिन फिर से चालू हो जाएगा। धीरे धीरे
धीरे आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो मैं थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेता हूँ, आज थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेती हूँ। अगर आप ऐसे सोच के स्टेप्स लेते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारा नंबर 10 है अच्छा डाइट ना लेना या फिर एक्सरसाइज ना करना। मैं एक पोस्ट कार्ड सॉरी मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, ठीक है, और वहाँ पे कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या बोला पता है, अगर एक वुमेन ना ओबीज है, मतलब उनका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, और एक वुमेन ना पतली है, उनको ज़्यादा डिजीज वगैरह नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन जो ओबीज है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो हर दिन एक्सरसाइज करती है, उन्होंने बोला कि चांसेस हो सकते हैं कि ये वाला महिला ज़्यादा वर्ष तक जिए इनके कंपैरिजन। तो तब मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा पावरफुल है एक्सरसाइज करना और अच्छा डाइट प्लान मेंटेन करना, तो सोचो आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन स्टिल आप पे डिजीज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो कि ओबीज है, जो कि ऑलरेडी जिसको बहुत ज़्यादा डिजीज है, अगर वो एक्सरसाइज बस कर रहा है और अच्छा डाइट ले रहा है तो उसके जीने के चांसेस कितने साल आपसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको बचपन में बोला जाता था कि एक्सरसाइज ना एक मैजिक है, और वो सच में है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अच्छी चीज़ें खाओ, मिठाई वगैरह से थोड़ा दूर रहो, एक्सरसाइज वगैरह करो, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो आपका पूरा हेल्थ जो है वो अच्छा निखर के आएगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, सिबलिंग के साथ प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।